आज 20 वर्षों के नीतीश कुमार जी के शासन की उपलब्धियां और एक शानदार विरासत के बाद बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में सुशासन का ये मॉडल आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। बिहार चुनौतियों को अवसर में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। नीतीश कुमार जी ने बिहार को पीछे मुड़कर देखने के राह से अलग करते हुए भविष्य की संभावनाओं की ओर मोड़ने का काम किया और आज उसी राह पर सम्राट चौधरी जी की सरकार आगे बढ़ रही है। हाल के दिनों में आपने एक छोटी सी खबर देखी कि बैंकों का जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है वो 60% तक बिहार में हो गया और आपको हैरानी होगी जब 2005 में नीतीश कुमार जी को जनता ने सेवा का अवसर दिया, उस समय ये क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो मात्र 32% था। और ये क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो का मतलब समझ लीजिए, क्रेडिट का मतलब है जो बैंक कर्ज देते हैं और डिपॉजिट का मतलब है जनता की जो गाढ़ी कमाई इन बैंकों में जमा होती है। स्पष्ट है कि चाहे वो लालू जी राबड़ी जी का कार्यकाल रहा हो या उसके पहले कांग्रेस की सरकारों का जो लंबा दौर था, बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई का केवल 32% तक बिहार में खर्च होता था। बाकी दूसरे राज्यों के विकास में बैंकों का पैसा चला जाता था। हालात बदले 60% तक ये आ गया और अब सम्राट चौधरी जी ने बैंकों को निर्देश दिया है कि इसे 100% किया जाए और 100% का जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो का लक्ष्य है उसे हासिल करने के लिए बैंकों को उन्होंने निर्देशित किया है कि बड़े कदम उठाए जाएं। स्पष्ट है कि 2.5 लाख से 3 लाख करोड़ रुपए तक 2026 से 27 का जो वित्तीय वर्ष होगा, अगर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट जी के निर्देशों का बैंकों ने पालन किया तो बिहार में बैंक बिहार की बेहतरी के लिए बतौर कर्ज निवेश करेंगे। अब हम एक जो जानकारी आपको देना चाहते हैं कि जो बिहार आज एक नए आत्मविश्वास, नई ऊर्जा और स्पष्ट विकास की दिशा के साथ आगे बढ़ रहा है, इस बिहार को गढ़ने का काम आधुनिक बिहार के विश्वकर्मा नीतीश कुमार जी ने किया। नहीं तो एक समय था जब बिहार को पिछड़ेपन और पलायन का पर्याय माना जाता था, अव्यवस्था के प्रतीक के तौर पर बिहार को देखा जाता था। लेकिन हालात बदले और ये दूरदर्शिता, सुशासन और विकास आधारित राजनीति का परिणाम है कि बिहार लगातार समृद्धि के सोपान चढ़ता चला गया और चाहे वो जीडीपी के ग्रोथ रेट, जो आपके जीएसडीपी का जो ग्रोथ रेट है बिहार का, 20 वर्षों में 15 से 16 बार 2 अंकों में हम लोगों ने वृद्धि दर दर्ज की और बिहार के विकास को जो एक नई दिशा मिली है, आप उसको इसी तरह से देख सकते हैं कि दुनिया और देश के जो विकास का जो औसत है, वृद्धि दर का जो औसत है, उस औसत से बिहार ज्यादा बेहतर तरीके से आगे बढ़ता रहा। 7 निश्चय पार्ट 3 के जरिए जो बिहार को विकसित राज्यों के श्रेणी में खड़ा करने का एक ठोस खाका है। समृद्ध उद्योग, आपने देखा हाल में एक औद्योगिक समूह ने 60,000 करोड़ रुपए बिहार में निवेश करने की घोषणा की और इसके पहले 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश के प्रस्ताव बिहार में आए। बिहार में जो जमीन तैयार है औद्योगिकरण की, उसे आप इस तरह से देखें कि पूरे राज्य में आधारभूत संरचना
जिसमें सड़कें, पुल, पुलिये, आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक जहां भी जाना चाहें, कायाकल्प बिहार का हो गया। 24 घंटे बिजली बिहार के शहरों, कस्बों, टोलों में है। और अब खबर ये होती है कि बिजली कुछ देर के लिए कटी है, पहले की खबर होती थी बिजली आई है। तो ये एक बड़ा बदलाव है। और इसीलिए जब कानून व्यवस्था को भी हम लोगों ने देश के ज्यादातर राज्यों से बेहतर स्थिति में लाया, तब निवेशकों को यह लगा कि अब नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है, बिहार को निसंदेह औद्योगिकरण का पुरस्कार मिलना चाहिए। और हमारा जो लक्ष्य, नीतीश कुमार जी के कार्यकाल का जो सबसे बड़ा लक्ष्य 1 करोड़ नौकरियों और रोजगार का है, उस दिशा में सरकार ने विभिन्न विभागों में भर्तियों की जानकारी के बारे में तो कहा ही, औद्योगिकरण को लेकर के भी, चाहे वो इंडस्ट्रियल एरिया के जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं या जो औद्योगिकरण की दिशा में जो महत्वपूर्ण फैसले लेने हैं, सरकार ने बारी बारी से औद्योगिक क्षेत्रों को बेहतर दिशा में ले जाने का काम शुरू कर दिया। और आने वाले समय में जब उद्योग धंधे बिहार में बड़े पैमाने पर लगेंगे, तो ये जो 1 करोड़ नौकरियों का और रोजगार का जो हमारा वायदा है, ये वायदा भी 5 वर्षों में जमीन पर उतरता हुआ दिखेगा। नवल जी। धन्यवाद। मित्रों, मैं 2 विषय पर आपसे बात करूंगा। निशांत कुमार जी बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं और निशांत कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की जन सुलभता और स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बृहत्तर कार्यक्रम की बिहार में शुरुआत हो चुकी है। आप लोगों को याद होगा कि निशांत कुमार जी ने पदभार ग्रहण करते ही एक बात कही थी। बात तो बड़ी छोटी थी, लेकिन उसका प्रभाव बड़ा गहरा था और यह साफ दिखाता था स्वास्थ्य व्यवस्था के सुधार के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को। उन्होंने कहा था कि मैं अपने काम से लोगों का विश्वास जीतूंगा। सोचिए जरा, काम करने का कैसा जुनून। स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए निशांत कुमार जी के नेतृत्व में पूरा स्वास्थ्य विभाग कमर कस चुका है, क्योंकि निशांत कुमार जी की साफ मान्यता है कि अमीर हो या गरीब, सबके लिए स्वास्थ्य व्यवस्था की सुलभता बिहार में होगी। और उनके काम करने का जो मॉडल है, उस मॉडल की खासियत यह है कि उसमें कम प्रचार और ज्यादा काम पर बल है। आप लोग जानते होंगे कि उन्होंने अपने काम की शुरुआत 11 संकल्पों के साथ की, जिसमें बेहतर अस्पताल व्यवस्था, डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली का विस्तार, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना, डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, मरीज केंद्रित स्वास्थ्य मॉडल लागू करना। वस्तुतः इसे जनता से जुड़ा मानवीय नेतृत्व आप कह सकते हैं, क्योंकि उनकी जो कार्यशैली है वह केवल पॉलिसी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह सीधे सीधे जनता के जीवन से जुड़ी हुई है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आम जनता को तनिक भी परेशानी न हो, इस बात को लेकर वो बेहद सचेत हैं और हम सभी को पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करने जा रही है। साथियों, हाल में बिहार विधानसभा का चुनाव 2025 संपन्न हुआ और इस चुनाव परिणाम ने भी यह बता दिया कि बिहार की जनता काम और विकास की राजनीति पर भरोसा करती है। मैं पिछले बातों की चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन बिहार में एक दौर वह भी था जब चुनाव जीतने के लिए केवल भावनात्मक चीजों का सहारा लिया जाता था,
जातिवादी गोलबंदी और भावनात्मक चीजें, यही बिहार में चुनाव जीतने का मूल मंत्र हो गई थी। लेकिन 2005 में नीतीश कुमार जी की सत्तानशीनी के बाद बिहार में राजनीति के नियम बदल गए, राजनीतिक खेल के नियम बदल गए और अब यह तय हो गया कि बिहार के राजनीतिक पिच पर वही व्यक्ति टिकेगा जो काम करेगा, काम के माध्यम से जनता का विश्वास जीतेगा। तो 2025 में हमें जो मैंडेट मिला उसके पीछे नीतीश कुमार जी के 20 वर्षों का कार्य और एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है कि सही उम्मीदवारों का चयन, पार्टी द्वारा दिया गया फीडबैक, जनता के विभिन्न स्तरों से ली गई राय और उसके आधार पर सही उम्मीदवारों का चयन, यह 2025 के चुनाव में जो रिकॉर्ड सफलता मिली उसका एक बड़ा कारण साबित हुआ। गठबंधन के सारे दलों में बेहतर समन्वय, मजबूत चुनाव प्रबंधन, विकास कार्यों का प्रभावी प्रचार, ये वो सारे बुनियादी कारण हैं जिनके चलते 2025 के चुनाव में हमें आशातीत सफलता मिली और बिहार के लोग आश्वस्त हैं कि एनडीए सरकार जन आकांक्षाओं पर पूरा खरा उतरेगी। मुझे तो लगता है कि जेडीयू के इतिहास में 2025 का चुनाव बेहतर स्ट्राइक रेट वाला चुनाव साबित हुआ। मित्रों, आज बिहार सिर्फ बदल नहीं रहा बल्कि विकसित बिहार बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और यह बदलाव विजन से आया है, योजना से आया है और सुशासन से आया है। बिहार में नीतीश कुमार जी ने सुशासन की जिस आदर्श और मजबूत परंपरा की नींव डाली सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में, वह परंपरा तेजी से आगे बढ़ रही है और हम सभी को पूरा विश्वास है कि सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में बिहार आने वाले वर्षों में भारत के शीर्ष विकसित राज्यों में शुमार होगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था के विकास के लिए जिन जिन क्षेत्रों में काम करने की आवश्यकता होती है उस पर माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही बिहार काफी आगे बढ़ चुका था। अब चूंकि केंद्र में भी हमारी सरकार है, केंद्र के सहयोग से भी जब से केंद्र में सरकार बनी है, बिहार के प्रति जो पहले कांग्रेस की सरकारें सौतेला व्यवहार अपनाती थी, केंद्र सरकार की आर्थिक दरियादिली से बिहार में बड़ी बड़ी विकास योजनाएं जमीन पर उतर रही हैं। आप देख रहे हैं कि चाहे वह एक्सप्रेस वे हो, एयरपोर्ट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सारे क्षेत्रों में बिहार विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। अभी हमारे वरिष्ठ प्रवक्ता राजीव रंजन जी ने सीडी रेशियो की चर्चा की। सोचिए जरा, जिस बिहार में कभी सीडी रेशियो 25-30% के बीच घूमता रहता था, आज यह 60% को पार कर गया है। तो इसी को कहते हैं शासकीय प्रतिबद्धता। तो आने वाले वर्षों में सम्राट चौधरी जी के मजबूत नेतृत्व में बिहार विकास की नई इबारत लिखेगा। धन्यवाद। अब आगे अगर सवाल जवाब किसी को करना है तो आप कर सकते हैं। आप लोग सीडी रेशियो सब कुछ बात कर रहे हैं, लेकिन पार्टी में ही कुछ मतभेद ये हो रहे हैं। जयकुमार सिंह तमाम पार्टी पे ये आरोप लगा, नीतीश कुमार को कह रहे हैं कि वो बीमार हैं। उसके बाद टिकट के लिए कि टिकट में थैली लिया गया जदयू के द्वारा, तमाम आरोप लग रहे हैं आप लोगों को। देखिए, मुझे लगता है कि बिहार की जनता को देश में राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा परिपक्व इसलिए माना जाता है कि लोग भावनात्मक बातों में नहीं फंसते, जमीनी सत्य को लोग जानते हैं। जयकुमार सिंह जी आदरणीय हैं, लेकिन आपको यह सवाल जयकुमार सिंह जी से पूछना चाहिए कि आप थैली का आरोप लगा रहे हैं, तो इसके पहले आपको जेडीयू से टिकट मिला था, तो क्या आपसे पैसा लिया गया था? इसका जवाब उनको देना चाहिए। 4 मिनिस्ट्री उनको दिया गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री और कोऑपरेटिव जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए गए, तो जाकर पूछिए उनसे कितना पैसा आप दिए थे। 2020 वस्तुतः यह चुनावी कुंठा है। 2020 के चुनाव में ये एनडीए के उम्मीदवार थे, जेडीयू के सिंबल पर चुनाव लड़े, इनको मात्र 27,000 वोट आया, तीसरे नंबर पर है एनडीए का उम्मीदवार होने के बावजूद। 2025 में पार्टी ने विभिन्न स्तरों पर जो फीडबैक लिया, जमीनी स्तर पर जो जानकारी मिली, इससे पता चला कि 2025 के चुनाव में इनकी मिट्टी पलीत होने वाली है। तो वह सीट राष्ट्रीय लोक मोर्चा के खाते में चली गई और उम्मीदवार आलोक कुमार सिंह वहां से विजयी हुए। तो जब आप एनडीए उम्मीदवार के तौर पर तीसरे स्थान पर रहते हैं और जब बागी होकर चुनाव लड़ते हैं तो आपकी जमानत जब्त हो जाती है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि
जिस नीतीश कुमार जी ने आपको जमीन से उठाकर आसमान पर बिठाया, उनको आप बीमार बोलते हैं। तो यह कैसे कृतज्ञता है? आपको 4-4 बार मंत्री बनाया गया, तो बिहार में कई सारे जेडीयू में वर्कर हैं, मेरे जैसे कई सारे कार्यकर्ता हैं जो वर्षों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं। मैं भी टिकटार्थी था, मैं भी अपने क्षेत्र में काम करता हूं, जनता का आशीर्वाद है, लोगों की भलाई के लिए काम करता हूं। पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया, मेरे जैसे कई ऐसे लोग हैं जिनको टिकट नहीं दिया गया। तो क्या सारे लोग बागी हो गए? सारे लोग बागी हो जाएंगे तो फिर पार्टी का अनुशासन कहां जाएगा? और महत्वपूर्ण बात है कि आप नीतीश कुमार जी पर सवाल खड़ा करते हैं, संजय झा जी पर सवाल खड़ा करते हैं। पूरा बिहार यह देख रहा है, पूरा देश यह देख रहा है कि माननीय संजय कुमार झा जी पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं और शुरू से ही एनडीए के बेहतर समन्वय और जेडीयू को ग्रास रूट स्तर तक विस्तारित करने में, सरकार की उपलब्धियों को आम जनता तक पहुंचाने में माननीय संजय झा जी की दूरदर्शिता कितनी महत्वपूर्ण रही। और जेडीयू की सीटों की संख्या 43 से बढ़कर 85 हो गई। तो ऐसे नेतृत्व पर यदि आप सवाल पैदा करते हैं तो आप खुद हास्य का पात्र बन जाते हैं। यह आपके लिए खुद विचारणीय होना चाहिए। जी, एक सवाल का जवाब आप भी दे दीजिए। सीबीएसई बोर्ड में मैथिली को शामिल किया गया है, शाहाबाद क्षेत्र का कि भोजपुरी भी अपनी लड़ाई साथ साथ लड़ा और मैथिली को एकदम झोले भर के मिल रहे हैं और भोजपुरी की अवमानना की। भोजपुरी भी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है और निसंदेह भोजपुरी भाषी पूरी दुनिया में एक बड़े प्रवासी समूह के तौर पर पहचानी जाती है। तो हमारी हमदर्दी भोजपुरी के साथ भी है, लेकिन अभी मैथिली को लेकर के ये एक ऐतिहासिक निर्णय है। और मैथिली भी बिहार की एक आंचलिक भाषा है, इसको भी पूरी दुनिया में काफी लोग बोलते हैं और प्रवासियों में काफी लोकप्रिय आंचलिक भाषा के तौर पर इसकी पहचान है। तो भोजपुरी भाषियों को भी प्रयास जारी रखना चाहिए। जदयू क्या इस पे ये करेगा कि दिल्ली तक पहुंचाए? देखिए, निसंदेह भावनात्मक तौर पर तो हम सबों का समर्थन उनके साथ पहले से ही है।